नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एनसीईआरटी की फ्री ज्योग्राफी क्लासेस में हम पिछले वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वो था जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब पार्ट नंबर 2 एनसीईआरटी के अगले जो बिंदु रह गए हैं, एक माइग्रेशन, एक और एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत और प्रवास, इन दोनों पर डिटेल से बात करेंगे। अब जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास एक मुख्य भूमिका निभाता है। हमने बात की कि जनसंख्या, पहले हम एक चीज छोटी पर बात करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। क्या क्या मेन बिंदु है, क्या क्या मेन पर्सपेक्टिव है। मेन जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। सबसे पहला घटक जन्म दर यानी बर्थ रेट, दूसरा मृत्यु दर डेथ रेट, और तीसरा है प्रवास यानी माइग्रेशन। और माइग्रेशन का अपना अलग बिंदु है कि जब किसी एरिया से लोग जाएंगे, उस एरिया में लोग नहीं आएंगे तो वहां की जनसंख्या का स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे जन्म दर बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाएगी, मृत्यु दर बढ़ जाए, जनसंख्या कम हो जाएगी। वर्तमान में चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होने के कारण मृत्यु दर में कमी आने से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य यह नहीं है कि जनसंख्या सिर्फ बढ़ती हुई जन्म दर से बढ़ रही है, उसका तात्पर्य इससे भी है कि घटती हुई मृत्यु दर भी जनसंख्या के लिए या जनसंख्या की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो ये दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदुओं में हमको अब 2 सूत्र या ध्यान रखने। हम पहले भी पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हम उस बिंदु पर बात करके गए कि जनसंख्या में घनत्व के 5 सूत्र क्या हैं। अब ये 2 नए सूत्र आपके सामने आ रहे हैं। इसमें से एक सूत्र अशोधित जन्म दर का है, दूसरा सूत्र अशोधित मृत्यु दर का है। अब हम इन पर डिटेल से बात करेंगे। पहला सूत्र पे बात करते हैं सीबीआर, जिसको बोला जाता है अशोधित जन्म दर। अब इसका मेन मतलब क्या है और इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, उस पर बात करते हैं। पहले अशोधित जन्म दर, तो हम सामान्य तौर पर बात करते हैं कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है तो अशोधित जन्म दर का जो गणना है वो महिलाओं पर की जाती है। तो पहली बात, इसकी गणना महिलाओं द्वारा जीवित जन्मे बच्चों पर की जाती है। इसका फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, सीबीआर इक्वल टू 1 वर्ष में जीवित जन्म बटे में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या और गुना में है 1000। ऐसे मृत्यु दर है अशोधित मृत्यु दर सीडीआर। अब इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसका सूत्र क्या है, 1 वर्ष में कुल मृतकों की संख्या बटे में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या। और गुना में वही क्या आएगा, 1000। आपकी पूरी पुस्तक में ये 2 सूत्र, ये और 2 लिंगानुपात के सूत्र है,
जिनके आगे 1000 लग रहा है। तो हमें इन दोनों सूत्रों को पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का सूत्र बताइए। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो 1 नंबर में ये भी आ सकते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण जो घटक है वो कौन कौन से हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब हम तीसरे बिंदु पर डिटेल से बात करेंगे, जिसका नाम है प्रवास यानी माइग्रेशन। प्रवास के बारे में सामान्य सी परिभाषा, लोगों का आना व जाना या लोगों का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं या दूसरे स्थान से एक नए स्थान पर आएं, ये आना व जाना या मनुष्य की गतिशीलता भी प्रवास कहलाती है। अब प्रवास का ये जो आपकी बुक में टॉपिक है, इस पर आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है उद्गम स्थान, और दूसरा है गंतव्य स्थान। इसी के साथ प्रवास में जो दूसरा बिंदु हमारे सामने आ रहा है वो है उत्प्रवास और आप्रवास। इसी प्रकार से एक बिंदु हमारे सामने और आ रहा है अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। इन तीनों बिंदुओं पर बात करते हैं। पहले उद्गम स्थान, वही जिस स्थान से लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। कौन सा स्थान होगा? उद्गम स्थान। और इस स्थान पर हमेशा जनसंख्या कम होगी। जब लोग बाहर चले जाएंगे तो इस स्थान पर जनसंख्या हमेशा क्या होगी? कम होगी। ज्यादातर उद्गम स्थान प्रतिकूल कारकों को दर्शाता है कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, वहां बेरोजगारी हो सकती है, रहन सहन की निम्न दशाएं हो सकती हैं। गंतव्य स्थान, जिस स्थान पर लोग आ रहे हैं और लोग उसी स्थान पर जाएंगे जहां अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, और जब उस स्थान पर आएंगे तो जनसंख्या में हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जिस स्थान से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान, जिस स्थान में लोग आते हैं उसे गंतव्य स्थान। प्रवास 2 प्रकार का होता है, उत्प्रवास और आप्रवास। मान लीजिए 2 स्थान है ए और बी। मैं कहूं ए से बी की ओर लोग जा रहे हैं, यानी ए उद्गम स्थान है, बी गंतव्य स्थान है। ए के लिए जहां से लोग बाहर जा रहे हैं वो उत्प्रवास होता है, परंतु जिस स्थान पर लोग आ रहे हैं उसे आप्रवास बोलते हैं। सामान्य तौर पर वैसे ये अवधारणा एक स्थान को लेकर होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र से लोगों का बाहर जाना उत्प्रवास, और किसी क्षेत्र में लोगों का आना आप्रवास कहलाता है। ये नहीं है कि ए से बी की ओर आना उत्प्रवास है तो बी से ए की ओर आना आप्रवास है। नहीं, बी से ए की ओर आना भी उत्प्रवास ही है, परंतु किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए ये चीजें अलग अलग होती है। अगर ए से लोग बाहर जा रहे हैं तो वो उत्प्रवासी है, ए में लोग आ रहे हैं तो आप्रवासी हैं। ऐसे बी में लोग आ रहे हैं तो आप्रवासी है, बी से लोग जा रहे हैं तो उत्प्रवासी। तो ए से बी की ओर आना उत्प्रवास है तो बी से ए की ओर आना भी उत्प्रवास है, परंतु एक स्थान के लिए यह अवधारणा बदल जाती है। तीसरी चीज है अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, जो कारक लोगों को बाहर जाने के लिए क्या करते हैं, बाहर जाने के लिए नहीं, जो कारक लोगों को आने के लिए, अपने एरिया में आने के लिए
मजबूर करते हैं। जैसे मैं कहूं उत्कर्ष कारकों में वहां चिकित्सा सुविधा अच्छी है, वहां शिक्षा अच्छी है, वहां मनोरंजन के साधन है, वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां परिवहन की उचित व्यवस्था है, उच्च शिक्षा है। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, चिकित्सा फैसिलिटी का अच्छा न होना, शिक्षा अच्छी न होना, ये सब प्रतिकर्ष कारक होते हैं। सुरक्षा नहीं है रहने की, तो लोग हमेशा उस जगह पर जाते हैं जहां सुरक्षा सुविधाएं अच्छी होती हैं। तो अपकर्ष कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को अपने से बाहर जाने के लिए मजबूर करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। ये तीन बिंदु प्रवास के महत्वपूर्ण है: उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, उत्प्रवास, आप्रवास, और अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। ये कुछ प्रवास की अवधारणा कि प्रवास क्या होता है। अब अगला जो बिंदु है वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डिटेल से बात करते हैं क्या होता है और ये कैसे वर्क करती है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है वो थॉमसन व नोटेस्टीन ने दी है। थॉमसन ने सन 1929 में और ईडब्ल्यू नोटेस्टीन ने इस थ्योरी को 1945 में दिया, 1945 में। अब ये थ्योरी कहती क्या है कि ये थ्योरी वर्तमान जनसंख्या यानी भावी जनसंख्या और भविष्य में जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए काम में लाई जाती है कि आने वाले समय में उस क्षेत्र में जनसंख्या कैसी होगी। सामान्य तौर पर यह थ्योरी एक ग्रामीण समाज को एक औद्योगिक समाज में, एक अशिक्षित समाज को एक शिक्षित समाज में, एक खेतीहर समाज को औद्योगिक समाज में बदलती है। यानी एक ग्रामीण समाज, एक खेतीहर पिछड़ा ग्रामीण समाज कैसे एक आधुनिक औद्योगिक और एक बेहतर जीवन वाले समाज में बदलता है। तो वर्तमान में उस क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है और आने वाले समय में उस जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिद्धांत के बारे में भी हमने बात की कि ये सिद्धांत ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित समाज को, ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित समाज को एक औद्योगिक, नगरीकृत, शिक्षित व उच्च जीवन सुविधाओं वाले समाज में बदलता है। यानी एक ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित समाज उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और एक साक्षर समाज में बदलता है। और ये जो चक्कर चलता है, इस चक्कर को जनांकीय चक्कर के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, 1, 2 और 3। पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। दूसरी अवस्था में जन्म दर तो बढ़ी हुई होती है परंतु मृत्यु दर कम हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि अब सुविधाएं अच्छी होने लगेंगी।
तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बराबर होती हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से इस सिद्धांत को दर्शाया गया है कि प्रथम अवस्था, यहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दिखाई गई है। तो पहली अवस्था में जन्म और मृत्यु दर उच्च बनी होती है, दूसरी अवस्था में जन्म दर तो उच्च बनी होती है परंतु मृत्यु दर गिर जाती है, और तीसरी अवस्था में दोनों ही क्या हो जाती हैं, निम्न हो जाती हैं। तो पहली अवस्था एक प्राथमिक क्रियाओं वाले देश की पाई जाती है जहां बेरोजगारी है, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं है, और हम मानते हैं कि 200 साल पहले दुनिया के लगभग सभी देश इसी अवस्था में थे। दूसरी अवस्था जो है ना, देखो एक तरफ क्या चल रही है, जन्म दर, और एक तरफ चल रही है मृत्यु दर, और जन्म और मृत्यु का अंतर क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि। यह जो अवस्था है, द्वितीय जो अवस्था है, वो सर्वाधिक प्राकृतिक वृद्धि को इंगित करती है, और भारत जो है वो इसी अवस्था में है। तीसरी अवस्था में दोनों निम्न हो जाएंगे, यानी जनसंख्या और मृत्यु दर दोनों निम्न है, जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो इस समय में जनसंख्या स्थिर हो जाती है, जनसंख्या ज्यादातर नगरों में चली जाती है, वहां जनसंख्या शिक्षित हो जाती है तीसरी अवस्था में आते आते, और उसे उसके पास तकनीक का ज्ञान होता है, और इस तीसरी अवस्था में वो परिवार को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी अवस्था में हमने बात की कि जन्म और मृत्यु दर का अंतर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब जन्म दर तो बढ़ी हुई है परंतु मृत्यु दर गिर गई है, और मृत्यु दर गिरने का कारण क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती जा रही हैं, लोग मर नहीं रहे, लोगों को मरने से बचाया जा रहा है। तो मृत्यु दर के कम होने से जन्म दर और इन दोनों के बीच में अंतर बढ़ जाता है, यानी प्राकृतिक वृद्धि बढ़ जाती है, तो इसमें भी जनसंख्या बढ़ी हुई प्रतीत होती है, यानी जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है इस अवस्था में। और पहली अवस्था में हमने बात की कि लोगों की जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी होगी, जितने जन्म रहे हैं मर रहे हैं लगभग बराबर सी होती है, परंतु हो तो दोनों ही दरें उच्च होती है इस अवस्था में। हम बात कर रहे हैं नीचे कि कनाडा, जापान और यूएसए इस अवस्था में है, जबकि बांग्लादेश, अमेजन वन के देश इस अवस्था में है, भारत, पेरू, ये सब द्वितीय अवस्था के देश हैं भाई। ये एक थ्योरी थी दिनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसे थॉमसन व नोटेस्टीन ने दिया है। धन्यवाद सभी का, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एनसीईआरटी की क्लासेज की क्लास 12, क्लास 11 की वीडियो धीरे धीरे जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएंगी। चैनल बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।